Hello everyone, how are you? Welcome back in Learn English with Neeru ma'am. Let's enjoy our today's class. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू। This is chapter 4, Lost Spring of the book Rainbow, class 12th RBSC, and this chapter is written by अनिश जंग, जो एक बहुत ही फेमस पोइटेस हैं और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस कि उन परिवार के बच्चों के साथ जो उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया, कौन से परिवार जो बिल्कुल दुखद स्थिति में रहते थे, जो गरीबी के कारण, शिक्षा के अभाव के कारण, शोषण के कुचक्र में अपना जीवन जीते हैं, और जो लेखिका है वो उन बच्चों पर ध्यान अपना जो आकर्षित करती हैं, हमारा ध्यान उधर आकर्षित करती हैं कि जो बच्चे अपने परिवार की आय में योगदान देने के लिए छोटे से छोटे शारीरिक और खतरनाक काम कर देते हैं, और उनमें से अधिकांश बच्चे युवा होने से पहले ही बहुत सी बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं। और इस चैप्टर में क्या है कि जो अनिश जंग हमारे राइटर हैं, वो कुछ बच्चों से मिलती हैं जो रैग पिकर्स हैं, कचरा उठाने वाले हैं, और उनके साथ वो जब जब भी मिलती हैं, जितने दिनों के बाद भी मिलती हैं, तो वो जब भी जो बात करती हैं वो बातें हमारे साथ वो शेयर कर रही हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। सबसे पहले वो जो बच्चा है, रैग पिकर है, वो क्या बोलता है कि कभी कभी कूड़े में मुझे 1 रुपया मिल जाता है। Why do you do this? I asked Sahab, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो वो राइटर क्या कह रही हैं अनिश जंग कि मैंने उससे पूछा, साहब, उस बच्चे का नेम क्या है, साहब। मैंने उस बच्चे से पूछा कि तुम यह सब क्यों करते हो, जो कि मुझे हर सुबह वहां पर मिल जाता है, मेरे पड़ोस में कूड़े के ढेरों में कुछ ना कुछ काम करता हुआ। गोल्ड मतलब कुछ धन ढूंढता हुआ। उनके लिए तो वो धन नहीं होता है ना जो उनकी रोजी रोटी का काम आ जाता है। तो साहब लेफ्ट इज होम लॉन्ग अगो। साहब तो अपना घर बहुत पहले से ही छोड़ चुका होता है। सेट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, क्योंकि साहब पहले कहाँ रहता था, ढाका के ग्रीन फील्ड्स में, मतलब हरे भरे खेतों में उनका घर था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। हालांकि उसकी मेमोरी में वो घर जो है वो अभी नहीं है कि घर कैसा था जहाँ वो पहले रहते थे ढाका में। वहाँ उनके हरे भरे खेत थे, वो सब छोड़कर वो यहाँ क्यों आ बसे। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. तो साहब की जो मदर है वो उसे क्या बताती है कि वहाँ पर बहुत तूफान आते थे, और वो तूफानों ने क्या किया, उनके सारे खेत घर सब कुछ उजाड़ देते थे। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. और इसलिए उन्होंने वो छोड़ दिया, अपना घर ढाका में जहाँ पे था वो छोड़ दिया, और अब वो लुकिंग फॉर गोल्ड, सोने की तलाश में, यहाँ बड़े शहर में रहने के लिए आ गए हैं जहाँ ये अब रह रहा है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। तो मेरे पास इस और कुछ है ही नहीं इसके अलावा करने को। मेरी तरफ देखते हुए, मतलब राइटर की तरफ देखते हुए, वो बुदबुदाता है कि मेरे पास और कुछ है ही नहीं करने को, सिर्फ मुझे कचरा ही तो बीनना होता है। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली। मैंने उसे कहा कि स्कूल जाया करो पढ़ाई करने के लिए, है ना। मतलब ग्लिबली मतलब मैंने तो इजी वे में कह दिया कि गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। लेकिन फिर तुरंत मैंने यह महसूस किया कि ये मेरी जो बातें हैं ये बिल्कुल खोखली हैं उसके लिए, वो कैसे स्कूल जा सकते हैं। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो साहब ने क्या जवाब दिया कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब कोई स्कूल बना देंगे तब चला जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। तो राइटर क्या कह रहे हैं कि मैंने मजाक करते हुए उससे पूछा कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूं तो तुम पढ़ोगे, तो तुम आओगे वहां। यस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली। तो उसने भी बहुत मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मतलब अगर आप स्कूल खोलेंगे तो मैं जरूर आऊंगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी। कुछ दिनों बाद फिर वो मुझे मिला, मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया, और मुझे क्या पूछता है, राइटर कह रही है कि मुझे पूछता है, इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल रेडी हो गया, क्या आपका स्कूल बन गया, मैं पढ़ने आ जाऊं। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से, एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट।
तो मैंने क्या कहा कि स्कूल बनने में बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता है। मैंने उसे यही बात कही कि आई embraced at having made a promise that was not meant, क्योंकि मैंने उसके साथ ऐसा वादा किया था जिसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं कौन सा स्कूल बना सकती थी। After months of knowing him, sorry, but promises like mine abound in every corner of his bleak world. लेकिन उसके ब्लीक वर्ल्ड मतलब उसका जो खाली संसार था, सुनेपन वाला संसार जो था, जिसमें कोई आनंद नहीं था, उसकी ऐसी दुनिया में हर कोने में ऐसे ऐसे प्रोमिसेस भरे पड़े थे जो मैंने कर दिए थे, इस तरह के कि मैं स्कूल खोलूं तो आओगे क्या, इस तरह से प्रोमिसेस। After months of knowing him, I asked him his name, साहब आलम, he announces. He does not know what it means. कुछ महीनों बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने क्या नाम बताया, साहब ए आलम। उसने अपना नाम अनाउंस किया, साहब आलम। He does not know what it means. वो नहीं जानता था कि इस नाम का मतलब क्या है। If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. अगर वो इसका मतलब जान जाता कि साहब आलम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि दुनिया का भगवान, he would have a hard time believing it. तो वो बहुत मुश्किल से ही इस पर विश्वास करेगा कि उसके नाम का इतना बड़ा मतलब है। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Unaware मतलब अनभिज्ञ, अनजाना। अपने नाम का क्या मतलब है, इस मतलब से वो अनजान रोमिंग करता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है गलियों में अपने दोस्तों के साथ। और उसके दोस्त कौन है, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, एक सेना है जो बेयरफुट है, मतलब नंगे पैरों घूमने वाले गरीब बच्चे हैं, जो सुबह पक्षी जैसे आते हैं ना एकदम से, वो भी इस तरह से इकट्ठे घूमते हैं जैसे कि पक्षी घूम रहे होते हैं। एंड डिसअपियर एट नून, पक्षी भी ऐसे ही आते हैं, सुबह आते हैं दोपहर को गायब हो जाते हैं। इसी तरह से ये बच्चे भी सुबह सुबह निकल जाते हैं और गलियों में कचरा बीनते हैं और बाद में अपने घर चले जाते हैं। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, अब मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी हूँ। कौन बोल रही है, ये राइटर बोल रही है हमें। Why aren't you wearing चप्पल्स, I asked one. मैंने एक जने से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. उसने क्या आंसर दिया कि मेरी माँ शेल्फ से मेरी चप्पल नीचे नहीं उतार कर देती हैं, मतलब ऊंची रखी हुई है मेरी चप्पल। Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. उन बच्चों में से एक बच्चे ने, जिसने कि जूते पहने हुए थे जो कि मैच नहीं थे, मतलब एक किसी और पैर का जूता था, एक किसी और कलर का जूता था, इस तरह से मिसमैच जूते थे, ऐसे जूते पहने हुए थे। और उसने क्या आगे क्या जवाब दिया कि अगर उसकी मम्मी, इफ शी डिड, अगर वो ऐसा करेंगी, मतलब इसको चप्पल उतार कर दे देंगी, तो ही विल थ्रो देम ऑफ, तो वो इसे फेंक भी देगा, पहनेगा ही नहीं, क्योंकि इनको पहनने की आदत ही नहीं है। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब मैंने इस पर कमेंट किया कि तुम्हारे जूते जो हैं बेमेल हैं या कैसे हैं, है ना, तो उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने पैरों को इधर उधर शफल किया, मतलब घसीटा इधर उधर, और कुछ भी नहीं बोला। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. और तीसरा बच्चा जिसने कभी भी अपने जीवन में एक भी जोड़ी जूते नहीं पहने थे, उसने क्या कहा कि मैं जूते चाहता हूँ। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. अब राइटर क्या कह रही है कि पूरे देश में भ्रमण के दौरान मैंने देखा कि कुछ शहरों में, गांवों में, रोड पर बच्चे जो हैं वो बेयरफुट घूमते रहते हैं, नंगे पैर घूमते रहते हैं। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। और इसका क्या एक्सप्लेन करते हैं वो कि यह कोई धन की कमी के कारण नहीं है हम लोग जो नंगे पैर घूमते हैं, बल्कि यह एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है कि नंगे पैर घूमना चाहिए। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. और मैं सोचती हूँ कि लगातार बनी रहने वाली गरीबी की जो दशा होती है, उसकी व्याख्या शायद हम इससे बढ़कर और नहीं कर सकते हैं। मतलब इसी से हमें पता चल जाता है कि उन्होंने चप्पल ना पहनना भी एक ट्रेडिशन बना लिया। I remember a story a man from UDP once told me. मुझे कहानी याद आती है जो एक उडीपी के एक आदमी ने एक बार मुझे सुनाई थी। As a young boy, he would go to school past
एन ओल्ड टेम्पल। उसने क्या कहानी सुनाई थी लेखिका को कि जब वो यंग बॉय था तो वो वहां पर स्कूल जाते समय एक पुराने मंदिर के पास से जाया करता था, जहां पर वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट, जहां पर उसके जो पिताजी थे वो वहां प्रीस्ट थे, मतलब पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। वो बिल्कुल जरा सा उस मंदिर के आगे ठहरता और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता। एंड 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned in an air of desolation। और 30 साल बाद मैं उस कस्बे में फिर मंदिर में गई। राइटर बता रही है ना कि किसी एक उडुपी के एक आदमी ने उन्हें कहानी सुनाई थी उस मंदिर की कि वहां एक बच्चा ऐसे जाता होता था। तो वहां पर जब मैं गई, अब 30 साल बाद मैंने वो मंदिर घूमा, तो मैंने वहां पर क्या देखा, उस कस्बे के मंदिर में जब गई तो जो पहले कैसा दिखाई देता था, बिल्कुल डिसोलेशन दिखाई देता था, उजाड़ दिखाई देता था, है ना। अब वहां पर क्या था, अब वहां पर कुछ चेंजेस हो गए थे। अब ड्रॉन मतलब पहले वाला तो टूट फूट गया था, खत्म हो गया था। एंड इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, वहां पर पिछवाड़े में कौन रह रहा था, अब एक नया पुजारी रह रहा था। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहां पर लाल और सफेद रंग की प्लास्टिक चेयर्स भी थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। और वहां पर क्या हुआ, एक लड़का आया जिसने ग्रे यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, सॉक्स पहने हुए थे, शूज पहने हुए थे, और वो हाँफता हुआ, पेंटिंग मतलब जो भाग कर आते हैं तो हाँफने लग जाते हैं ना, अपन ऐसे हाँफता हुआ आया और थ्रू किया, मतलब अपना फेंका उसने बैग, कहाँ पर, फोल्डिंग बेड पे, मतलब फोल्डिंग चारपाई वगैरह होती है ना अपने घरों में जो फोल्ड हो जाती है, उस पर अपना उसने बैग फेंका। मतलब राइटर सोच रही हैं कि इस मंदिर में जब 30 साल पहले जो पुजारी था उसके बच्चे को कुछ भी नहीं मिल रहा था, वो हमेशा प्रेयर करता था कि उसके पास एक जोड़ी शूज हो, और अब 30 साल के बाद अब जब राइटर वहां आई है तो वहां पर जो पुजारी है उसके बच्चे की वो कंडीशन बता रही है कि उसके पास सब कुछ है, यूनिफॉर्म पहनी हुई है, स्कूल भी जाता है, प्लास्टिक की कुर्सियां भी हैं, सभी कुछ है। तो अब वो कह रही हैं, राइटर हमें बता रही हैं कि लुकिंग एट द बॉय आई रिमेम्बर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, लेट मी नेवर लूज देम। तो अब वो राइटर्स याद कर रही हैं कि वो लड़का जो प्रेयर करता था गॉडेस से, उसने गॉडेस को मना ही लिया कि वो उसे शूज दे दे पहनने के लिए, तो इसलिए अंत में क्या हुआ, राइटर कह रहे हैं कि उसे एक जोड़ी शूज मिल ही गए। और वो क्या कहता होगा फाइनली कि लेट मी नेवर लूज देम, कि अब मैं इन्हें कभी भी नहीं खोऊं। द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, गोडेस ने उसकी प्रेयर जो थी स्वीकार कर ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, और अब छोटे बच्चे, यंग बॉयज जो इस प्रीस्ट के हैं, इस तरह के बच्चे जो हैं वो शूज पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन मेरे घर के पास जो रैग पिकर्स हैं मेरे नेबरहुड में जो मुझे दिखाई देते हैं रोज, वो अभी भी शूलेस हैं, अभी भी उनके पास जूते नहीं हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically। मेरी जो उनके साथ पहचान हुई बेयरफुट लोगों के साथ, बेयरफुट बच्चे जो थे, नंगे पैरों से चलने वाले जो रैग पिकर्स थे, उनके साथ जब मेरी पहचान हुई तो वो मुझे कहाँ ले जाती है, उस पहचान के माध्यम से मैं सीमापुरी पहुंच जाती हूँ। सीमापुरी एक ऐसा स्थान है जो दिल्ली की परिधि में है, दिल्ली की पेरिफेरी में है, उसकी परिधि में है, लेकिन लाक्षणिक रूप से वो कहाँ है, दिल्ली से मीलों दूर है। मतलब दिल्ली में तो सब कुछ, इतना कुछ है लोगों के पास में, है ना, सफाई और सब, लेकिन वो उस रूप से उनसे दूर हैं। और those who live here are scatchers who came from Bangladesh back in 1971, कि जो भी यहाँ पर लोग रहते हैं वो बिखरे बिखरे से लोग हैं, कहाँ से आए हुए, बांग्लादेश से आए हुए हैं, जो 1971 में वहां से आ गए थे। साहब फैमिलीज अमंग देम, साहब की फैमिली भी उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डनेस, सीमापुरी उस टाइम क्या था, एक बीहड़ जगह थी। वाइल्डनेस मतलब बीहड़, जहाँ कोई उपजाऊ नहीं, कोई फसल नहीं, कोई रहता भी नहीं था, ऐसी जगह थी। इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, अभी भी वैसी ही है लेकिन ये अभी भी खाली नहीं है। In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers.
और अभी वहां पर क्या है, टिन की और तरपाल की छतों वाले कच्चे घर हैं। 10,000 लोग जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं वो यहाँ रह रहे हैं। उन्हें कोई भी जल की आपूर्ति भी नहीं होती है, ना गंदा पानी निकलने की भी कोई भी आपूर्ति वहां पर है कि गंदा पानी कहीं से नहीं, मतलब वो ऐसे गंदगी में ही रह रहे हैं। And they have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters lists and enable them to buy grain. वो यहाँ पर रह रहे हैं कब से? 30 years से, लगभग 30 सालों से अधिक हो गए हैं उन्हें यहाँ रहते हुए। वो बिना किसी पहचान के, बिना किसी परमिट के यहाँ पर रह रहे हैं। और लेकिन उनके पास क्या है? राशन कार्ड है, जिससे उनका नाम जो है, राशन कार्ड से उनका नाम क्या है? मतदाता की सूची में जुड़ जाता है, वोटर लिस्ट में नाम उनका जुड़ जाता है। और इससे क्या है, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने से उन्हें जो भी है राशन कार्ड में मिलने वाला सामान जो है वो उनको सुलभ हो जाता है, मिल जाता है उनको। राशन कार्ड पे जो भी अनाज वगैरह मिल जाता है। एंड food is more important for survival than an identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. कुछ औरतों का ग्रुप था, उनसे मैंने जब पूछा कि उन्होंने अपने हरे भरे खेत और नदियों वाली जगह क्यों छोड़ी। उन औरतों ने फटी कटी साड़ियां पहनी हुई थी। जब मैंने उनसे पूछा तो उनमें से एक ने क्या जवाब दिया कि खाना जो है, फूड जो है, हमें अपने आप को बचाने के लिए भोजन की जरूरत है, ना कि आइडेंटिटी की, कि हम नदियों वाली जगह पर रह रहे हैं जहां पर इन्हें कुछ खाना भी नहीं मिलता था, है ना। और यहाँ पर क्या है कि अगर वो औरत क्या कह रही है कि अगर हम लोग पेट भर खाना खाने के बाद और बिना पेट दुखे, मतलब किसी का भी पेट दर्द भूख से नहीं खाली होता है, नहीं दर्द होता है, हम लोग खाना खाकर सो जाते हैं, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ ज्यादा सही हैं, है ना। तो इसलिए हमें यह जगह ज्यादा सही है, इसलिए हम लोगों ने वो छोड़ी, वो वाली जगह। इफ इट दिस इज रिटर्न्ड ब्यूटीफुल ग्रीन फील्ड, wherever they find food they pitch their tents that become transit homes. जहां भी उन्हें फूड मिलता है, जहां भी उन्हें मिलता है कि यहाँ पर हमें खाना कई दिनों तक मिल ही सकता है, जहां भी भोजन मिल जाता है, तो वहीं पर वो अपना क्या करते हैं, तंबू लगा लेते हैं, अपना तंबू गाड़ लेते हैं, मतलब घर बना लेते हैं, ट्रांजिट, जिसे हम उठाकर कहीं भी लगा सकते हैं उस घर को। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। बच्चे वहीं पर बड़े होते हैं और उनके जीवन का हिस्सा बने रहते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। और सीमापुरी में जिंदा रहने का मतलब है रैक पिकिंग करना, कचरा बीनना। थ्रू द years it has acquired the proportions of a fine art. और वर्षों की अवधि से इसने तो एक ललित कला का ही रूप ले लिया है। जो कचरा बीनने का काम है उसने, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कचरा उनके लिए गोल्ड है। इट इज देयर डेली ब्रेड, गोल्ड का मतलब खाली पहनना ही नहीं होता, सोना, उनके डेली ब्रेड है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, इस गोल्ड का मतलब है उनके लिए डेली की रोटी और उनके सिर पर छत। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, यहाँ तक कि भले ही वो लीक करती हुई छत हो, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, और बच्चे के लिए यह इस छत से भी कहीं अधिक है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. कभी कभी साहब क्या कहते हैं कि कभी कभी मुझे 1 रुपया भी मिल जाता है। अब फिर से वो अपनी मुलाकातें बता रही है कि साहब ने क्या क्या कब मुलाकातों में कहा कि कभी कभी मुझे 1 रुपया भी मिल जाता है और कभी कभी 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है कचरे में। His eyes lighting up, और उसकी आंखें चमक उठी। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. तो मैंने उनसे पूछा कि तब जब तुम्हें कोई चांदी का सिक्का मिल जाता है कचरे के ढेर में, तो भी तुम इस कचरे को बीनते ही रहते हो, है ना। और इसमें और ज्यादा पाने की इच्छा रखते हो कि इस कचरे में से हमें और कुछ भी मिलेगा। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए इस गार्बेज का मतलब अलग है, पेरेंट्स के लिए इसका मतलब अलग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, क्योंकि बच्चों के लिए इस कचरे की ढेरी का मतलब क्या है कि एक आश्चर्य,
जो इसके अंदर लिपटा हुआ हमें मिलेगा, कुछ ना कुछ सिक्का पैसा जो भी। फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए इस कचरा बीनने का मतलब है मीन ऑफ सर्वाइवल, उनके अस्तित्व को बचाए रखने का, उनका जिंदा रहने का साधन है ये, कि वो ये कचरा बीनते हैं तभी तो वो जिंदा हैं। वन विंटर मॉर्निंग I see Sahab standing by the fence gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. एक सर्दी की सुबह मैंने साहब को खड़े हुए देखा एक बाड़े वाले गेट के पास, पड़ोस में ही एक क्लब था, वहां पर वो क्या देख रहा था कि दो यंग मैन थे, उन्होंने ड्रेस पहनी हुई थी वाइट और वो टेनिस खेल रहे थे, उन्हें देख रहा था साहब। आई लाइक द गेम ही हम्स। तो उसने क्या कहा कि मुझे ये गेम पसंद है। किसने कहा? साहिब ने, कि मुझे ये गेम जो है, खेल जो है ये बहुत ही पसंद है। हम्स मतलब वो गुनगुनाता है। एंड कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो बिल्कुल बाड़ी के पीछे से ही देखकर संतुष्ट हो जाता है इस गेम को देखकर। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड ही एडमिट्स, द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और वो क्या एक्सेप्ट करता है कि जब यहाँ कोई भी नहीं होता, आसपास कोई भी नहीं होता, तो मैं अंदर चला जाता हूँ, गेट कीपर मुझे अंदर झूला भी झूलने देता है, वहां झूला भी लगा हुआ है। साहब ट्रू हिज is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. साहब ने भी जूते पहने हुए थे, टेनिस शूज पहने हुए थे, जो बिल्कुल अजीब से लग रहे थे, मैच भी नहीं हो रहे थे उसके शर्ट और निक्कर से। शॉर्ट्स होते हैं निक्कर, है ना, मैच भी नहीं हो रहे थे। तो साहब ने क्या एक्सप्लेन किया, बताया कि मुझे ये किसी ने दिए, ये वाले शूज, द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय। तथ्य की बात यह थी कि यह वाले जूते जो थे वो किसी अमीर आदमी, अमीर बच्चे ने इसे जो है रिजेक्ट कर दिया था, त्याग दिया था, डिस्कार्ड कर दिया था इन जूतों को। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. तो शायद तो उसने इसलिए इन जूतों को पहनने से इनकार कर दिया था उस अमीर बच्चे ने, क्योंकि इसमें छेद था। बट डज नॉट बोदर हिम, लेकिन साहब को यह परेशान नहीं करता था छेद। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट, एक पर्सन जो सिर्फ नंगे पैर ही घुमा हो, इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू। हाँ, एक शूज मिल जाना जिसमें एक होल हो, भले ही ऐसा लगता है कि उसके सपने सच हो गए हैं जूते पहनने के। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंशली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो गेम, जो वो खेल जिसे वह ध्यानपूर्वक देख रहा था, वो उसके पहुंच से बाहर था। दिस मॉर्निंग, अब कुछ दिनों के बाद की बात फिर से बता रही हैं राइटर हमें। दिस मॉर्निंग साहब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। इस सुबह साहब उसे कहाँ मिला? मिल्क बूथ पर मिला। रास्ते में मिल्क बूथ पर जा रहा था वो। इन हिज हैंड इज स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में क्या थी? एक स्टील का कैनिस्टर था, बहुत बड़ी टंकी होती है कैनिस्टर जिसमें दूध डालकर लाते हैं। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। दूर से ही, दूर की इस तरफ इशारा करते हुए उसने मुझे बताया कि मैं अब एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ, डाउन द रोड, इस सड़क से नीचे उतरकर जो दुकान है वहाँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये मिलते हैं और पूरा सारे दिन का मुझे भोजन भी वहाँ मिलता है। डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क, मैंने पूछा कि क्या उसे यह जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, मैंने देखा कि उसका जो चेहरा था, जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि क्या उसे ये काम पसंद है, तो मैंने देखा कि उसका चेहरा जो था वो बिल्कुल बेफिक्री का भाव वगैरह खो चुका था। बचपन में जैसे वो रहता था ना बिल्कुल बेफिक्र, वो सब भाव वो खो चुका था, यानी कि अब उसके चेहरे से टेंशन नजर आ रही थी। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, कि स्टील का जो कैनिस्टर था वो बहुत भारी नजर आ रहा था, किसके बदले बजाय, उसके बजाय जो प्लास्टिक का बैग था जो वो पहले हमेशा उठाता था, बिल्कुल हल्का सा थैला बैग अपने कंधे पे उठाए रखता था, उससे वो बहुत ही भारी नजर आ रहा था कैनिस्टर। द बैग वॉज हिज, क्योंकि बैग जो था वो उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और जो कैनिस्टर था
वो उस मैन का था जो उस टी शॉप का मालिक था। साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहब अब अपना खुद का मालिक नहीं था। और बाकी देखो, जिस भी लड़कों से वो बात करती हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कर रही हैं कि किस तरह से गरीब बच्चे जो हैं वो किस तरह से दबे रह जाते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। और मुकेश ने क्या कहा? अब मुकेश के बाद जो बता रही हैं कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश जो है वो अपने खुद का मालिक बने रहने पर जोर देता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। और डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, मैंने पूछा कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो, कारों के बारे में? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। उसने सीधा मेरी आंखों में देखते हुए जवाब दिया कि मैं कार चलाने सीख लूंगा। His dreams looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. उसका जो सपना था, उसका जो फिरोजाबाद गांव था, उसके गलियों के धूल भरी गलियों में जो चूड़ियों के लिए फेमस था फिरोजाबाद, ऐसा लग रहा था कि उस गलियों में एक हमें मिराज, मिराज क्या होता है? जो हमें दूर से तो दिखाई देता है, जैसे हम लोग रेगिस्तान में जाते हैं तो हमें दूर से दिखाई देता है कि वहां पर पानी का तालाब वगैरह दिखाई देता है। तो हम जब पास में जाते हैं तो वो वहां पर कोई पानी वानी नहीं होता, वो सीधा स्ट्रेट रेगिस्तान ही होता है। तो उसे बोलते हैं मिराज, जो हमें दूर से लुभा तो लेता है कि जिसकी तुम्हें इच्छा है वही है, लेकिन वो होता नहीं है। तो इस तरह से उसे भी ऐसा ही, कार के लिए जो है उसे भी ऐसा ही लगता है। उसका जो कार का सपना है वो ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में बिल्कुल मिराज, एक मृग मरीचिका। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, क्योंकि फिरोजाबाद की हर दूसरी फैमिली चूड़ियां बनाने का काम करती है। इट इज अ सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems। क्योंकि हर कोई चूड़ी बनाने वाला था वहां पर, तो भारत का जो कांच दमन का उद्योग है उसका केंद्र भी फिरोजाबाद ही है। और जहां पर परिवारों ने भट्टियों के आसपास ही काम करते हुए, कांच को जोड़ते हुए, और लगता है कि देश की सभी औरतों के लिए चूड़ियां बनाने के लिए उन्होंने अपनी पीढ़ियां ही इसी काम में बिता दी। उनके जो जनरेशन्स हैं, मतलब वर्षों से उनके जो बुजुर्ग थे वो भी, और उनके जो बच्चे हैं वो भी चूड़ियां बनाने का ही काम कर रहे हैं। और and here our part first of this chapter ends, and in our next class we will start part second of this chapter from here. Okay, thank you.